मैंने डरते डरते कांपते हाथों से उस दरवाजे का हैंडल घुमाया और जो मंजर मैंने अंदर देखा वो शायद ही कभी मैं भूल पाऊं। वो बूढ़ी औरत उसको अपने दांतों में दबाए झटके से मेरी तरफ देखने लगी और दौड़कर मेरी तरफ आई। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। समाओ हमारे ऊपर ये एक मार्क छोड़ जाती है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो प्लीज़ अभी से इसको बंद कर दें। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह डर से आगे की फीलिंग को जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके डर को दस्तक दे। दोस्तों, आज की कहानी हमें आयशा इस्लामाबाद से भेजती हैं और वो बताती हैं कि उनके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो बचपन से ही उनकी वालिदा ने उन दोनों बहनों को एज ए सिंगल पेरेंट पाला था। आयशा की वालिदा एक टीचर थी और उस टीचिंग से ही उन्होंने उनकी बड़ी बहन की शादी की थी जो इंग्लैंड मूव कर चुकी थी। वक्त गुजरता गया और आयशा ने अपनी फैब्रिक डिज़ाइनिंग की डिग्री एक निजी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। वो कंप्लीट करने के बाद जैसे ज़िंदगी में होता है, एक अच्छा प्रपोज़ल उनके लिए आया। उनकी वालिदा ने एक मुकम्मल इस्तिखारा करने के बाद और आयशा की मर्ज़ी मालूम करने के बाद लड़के वालों को हाँ कर दी। आयशा बताती हैं कि स्टेज पे जब वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी तो लड़के की वालिदा उनके पास आके बैठी और बड़े प्यार से उनको कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी माँ की तरह मैंने भी अपने तमाम बच्चों को अकेले पाला है। इनके वालिद को फालिज का अटैक हुआ था और ये भी बचपन में चल बसे थे। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आयशा कहती है, मुझे तसल्ली सी हो गई कि आई एम इन द राइट हैंड्स। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये और औरतों की तरह नहीं है जो सासों की तरह मुझे पहले दिन से एक मिलिट्री कॉलेज की तरह ब्रीफ करना स्टार्ट कर दें। मगर एक बात उन्होंने बहुत अजीब की। मैंने जब कहा आंटी अल्लाह रहम करेगा तो उन्होंने कहा हाँ बेटे, बाबा जी रहम करेंगे। ये बात आयशा कहती है मुझे समझ नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता गया। आयशा के हस्बैंड बहुत अच्छा था। उनकी हर ख्वाहिश को पूरे करता था। इवन कि आयशा की ख्वाहिश थी कि वो लोग हनीमून पे दुबई जाएं तो उनके हस्बैंड उनको पहले उम्रा कराने लेकर गए, विच इज़ अ होली पिलग्रिमेज इन इस्लाम। वापसी पर दुबई रुके और तमाम इंटरटेनमेंट एंजॉय की। उन्होंने मोटर बोटिंग की, शाम को मॉल्स में फिरे, अच्छे खाने खाए और वापस पाकिस्तान आ गए। आयशा बताती हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि उनके हस्बैंड एक बहुत वेल ऑफ आदमी थे। एक लोकल बैंक में एक सीनियर पोजीशन पे थे वो। उन्होंने आयशा को उनकी अपनी प्राइवेट कार खरीदी और उनकी फैब्रिक डिज़ाइनिंग के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल्स भी लेकर दिया। उनको एक अच्छी हेल्दी पॉकेट मनी भी मिला करती थी। आयशा कहती हैं इट वॉज एन आइडियल लाइफ। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अफिलिएट हो चुकी थी और उनकी सास वो तो जैसे उनकी मदर बन चुकी थी। उनको शुरू में कमरे में आके नाश्ता दिया करती। वो पूरी तरह उठती नहीं तो उनका बेड बना दिया करती। उनके हस्बैंड को वो खुद नाश्ता दिया करती। आयशा कहती है मैंने 3-4 दिन खुद सुबह उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे प्यार से डांटा और कहा बेटा अभी तुम नई हो, अभी तुम्हें वक्त लगेगा चीज़ें समझने में। मैं तुम्हें नाश्ता तुम्हारे बिस्तर पे ही ला दिया करूँगी। घर में और कोई भी नहीं रहता था। कोई नौकरानी नहीं थी, कोई नौकर ना था तो सिर्फ एक ड्राइवर जो अपने पीछे क्वार्टर में रहा करता था। बाहर जब भी जाना होता, आयशा कहती है मैं सिर्फ बेल दिया करती, ड्राइवर आ जाया करता। मैं अपनी सास को कहा करती
कि मैं बाहर जा रही हूँ, और वो प्यार से सर हिला के कहती जाओ। आयशा कहती है जब मैं वापस आती तो मेरा पूरा कमरा सेट हुआ होता। इवन मेरे साइड टेबल्स पे जो ग्लास एक मखसूस जगह पड़े हुए थे, उनके ऊपर कवर्स पड़े हुए थे, मेरे लैंप्स ऑन होते, एक बहुत खूबसूरत एम्बियंस होता। जब मैं पूछती ये किसने किया, तो वो उनकी सास कहती कि बेटा मैंने किया था बाबा जी की मदद से। आयशा कहती है पहले 3-4 महीने मैंने इस चीज को इग्नोर किया कि ये बाबा जी कौन है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उनकी सास ने उनको बताया कि इस घर के अंदर 3 फ्लोर्स हैं। आयशा कहती है मुझे बात समझ नहीं आई, एक तो ग्राउंड फ्लोर हुआ, एक फर्स्ट फ्लोर हुआ, और तीसरा कौन सा। तो उनकी सास उनको कहती हैं कि बेटे वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। एक रोज आयशा और उनके हस्बैंड की बहुत भयानक लड़ाई हुई, जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। और लड़ाई में उनके हस्बैंड कमरे से गुस्से में बाहर चले गए। आयशा कहती है कुछ देर गुस्सा जब मेरा ठंडा हुआ तो मैं नीचे गई। रात का 1 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, लाइट्स नहीं ऑन करनी चाहिए। अपने फोन की लाइट ऑन किए, वो दबे पैर सीढ़ियों से नीचे उतरी। उन्होंने बाहर देखा तो गाड़ी नहीं खड़ी थी। तभी उनकी नजर बेसमेंट में जाने हुए एक ऐसे दरवाजे पे पड़ी जिसपे हर वक्त जंजीर, बड़ी जंजीर, और उस जंजीर के अंदर एक बड़ा ताला लगा होता था। आयशा कहती हैं कि मैं किचन में पानी पीने चली गई, इस बात को इग्नोर करते हुए कि वहां कौन होगा। तो पानी पी के जब मैंने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और मुड़ी, तो पीछे मेरी जिस तरह सांस ही रुक गई। मेरी सास बाल खोले, मुंह पे अजीबो गरीब रेड लिपस्टिक लगाए, एक अजीब लिबास पहनकर मेरे पीछे खड़ी थी। अपनी बड़ी बड़ी फटी आंखों में वो काला काला सुरमा। उनकी ऐसी हालत मैंने कभी भी नहीं देखी थी। वो बुजुर्ग सर पे दुपट्टा रखने वाली एक स्वीट सी औरत ये किस हालत में थी। मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ठीक तो हैं। तो हाथ के इशारे से मुझे कहने लगी चुप। मेरी कलाई पकड़ के मेरे कमरे तक मुझे लेकर आई, झटके से कमरे के अंदर फेंका और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आयशा कहती है मैं एक छोटे बच्चे की तरह सैम के कमरे के कोने में बैठी रही। कुछ देर गुजरने के बाद उनके हस्बैंड अंदर आ गए। उन्होंने ये सारा माजरा अपने हस्बैंड को बताया। तो वो कहने लगे कि अम्मी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर कभी कभी उनका हाई हो जाता है, गुस्सा कर देती हैं, तुम जाने दो। आयशा ने उस वक्त तो सर हिला दिया, मगर वो भी जानती थी कि ये ब्लड प्रेशर नहीं है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर उन्होंने अपनी सास से पूछा कि आंटी आप खैरियत से हैं, और साथ ही उन्होंने रात वाला वाकया रिपीट किया। तो उस औरत ने जिस तरह बिल्कुल डिनाई कर दिया कि बेटा नहीं, आपको वैसे ही नजर आया होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नींद की टैबलेट रात को 9 बजे खा के सोती हूँ और बच्चे की तरह सुबह 7 बजे उठती हूँ। उसी स्वीट आवाज में उन्होंने एंड पे जुमले के ये कह दिया बाबा जी की मदद से। आयशा कहती हैं अब जिस तरह मेरे जहन में ये बात फंस गई कि ये बाबा जी है कौन। वो कहती हैं मैंने जब नोट करना स्टार्ट किया तो मैंने इस फैमिली को कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। इनके घर में कोई इस्लामिक चीज नहीं लगी हुई थी, ना ही इनके ड्राइंग रूम में कोई ऐसी कैलीग्राफी थी। इनके घर में कुरान मजीद तक नहीं था। आयशा कहती है वो कुरान मजीद जो मेरे सर पे मेरे मामू रख के मुझे रुखसती के वक्त दे दिया था, वो कहती है मुझे तो याद पड़ता है कि वो भी मैं अपनी अम्मी के घर ले गई थी, जो कि जब अपने वालदा के घर वो रहने के लिए गई थी तो उधर उनकी आदत थी अपने कुरान मजीद से तलावत करें। आते हुए मेरा ख्याल है वो उधर ही भूल आई। आयशा कहती हैं अब तो जैसे मैंने मिशन बना लिया। उनके हस्बैंड को एक दिन कहीं मीटिंग पे जाना था किसी दूसरे शहर में, और ओवरनाइट स्टे था। आयशा ने अपनी वालदा के घर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये सोच लिया कि आज की रात तो मैंने ये देखना ही है कि नीचे क्या हो रहा है।
आयशा कहती हैं, एग्जैक्ट 12 बजे मैं दबे पैर नीचे गई। उस बेसमेंट के दरवाजे से वो जंजीर और वो ताला खुला हुआ था और अंदर से वो अजीबोगरीब पीली और लाल बत्तियां नजर आ रही थी। दरवाजे के नीचे जिस वक्त उन्होंने देखा तो वहां से एक अजीबोगरीब धुआं भी उठ रहा था। आयशा दबे पैर उस दरवाजे तक पहुंची, हल्के हाथ से उसका हैंडल घुमाया और जो मंजर उन्होंने अंदर देखा वो कहती है शायद ही कभी मेरा साथ छोड़ सकता है। सारी दीवारों पे शैतानी शक्लें बनी थी। दीवारों के ऊपर ऐसे जैसे खून से किसी ने बहुत बड़े बड़े अजीबो गरीब निशानात बनाए हुए थे। हर जानिब गंदगी ही गंदगी थी और कुछ जगह तो अखराज भी पड़ा था, यानी वेस्ट मटेरियल, ह्यूमन वेस्ट। और सामने कमरे के बीचों बीच एक शैतान की बड़ी तस्वीर के नीचे वो बूढ़ी औरत जो मेरी सास थी, बाल खोले, काला बड़ा सा चोगा पहने, उसी अजीबो गरीब हालत में एक छोटा सा खरगोश अपने दांतों से चबा रही थी। वो जैसे किसी वजद में थी, उसको पता ही ना चला हो कि मैं उस कमरे में हूं। आयशा कहती हैं कि उस छोटे से खरगोश को उसका खून अपनी आंखों में लपेटे अपने सर पे मलना शुरू हो गई। वो औरत एकदम से झटके से उसने पीछे देखा और वो दौड़ के मेरी जानिब आई। आयशा कहती है उस औरत ने मेरा गला दबाना शुरू किया और कहा कि मैंने तुझे कहा था इधर ना आई, ये मेरा और मेरे बाबा जी का कमरा है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तेरे जैसी 100 कुर्बान कर सकती हूँ इसके ऊपर। इस घर को मैंने इसी की खातिर चलाया है। आयशा कहती है डर के मारे मेरा मुंह खुश्क हो गया, मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये क्या हो रहा है। मेरा डर, मेरी बीनाई मेरे से छीन उठा और जैसे वो बेहोश हो गई हूं। सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका था। आयशा कहती है जब उन्होंने आंखें खोली तो वो अपनी वालदा के घर पे थी। उनकी वालदा उनके सिरहाने पे बैठ के रो रही थी और उनकी वालदा ये कह रही थी कि रात को ही तुम्हारे खावंद तुम्हें इधर छोड़ आया वापस और उसने ये डिवोर्स पेपर भिजवा दिया है। आयशा कहती हैं कि मैंने अपनी वालदा को सारा किस्सा सुनाया, कोई मानने को तैयार ही ना था। लोग कहते थे कि ये पागल हो चुकी है। डिवोर्स की रीजन उनके एक्स हस्बैंड ने ये रखी कि ये औरत पागल है। एक दफा उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, हम कैसे कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। एक दफा उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बीवी है। अब आयशा की शादी फिर से हो चुकी है और वो कहती हैं कि उनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अपने हस्बैंड के साथ, करंट हस्बैंड के साथ उन्होंने ये तमाम वाकया शेयर किया है। वो बताती हैं उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उनको बहुत अरसे के बाद ये पता चला कि उनके एक्स हस्बैंड और उनकी एक्स सास डेविल वर्शिपर्स थे। उन्होंने ये सारी कहानी इसके गिर्द बसाई थी। वो शैतान को बाबा जी कहते थे, अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, किसी रब को नहीं पूछते थे, हर बात पे वो बाबा जी कहते थे। दोस्तों आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके घर तक पहुंचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक और स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज।